हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पिछली बार आप लोगों से डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये सब चीजें मैंने डिस्कस करी थी और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो आज की जो क्लास है हम इसमें आप लोगों से डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस, ओमिक, नॉन ओमिकल। ओके, सो मोस्ट वेलकम ऑफ यू ऑल अगेन इन एजी फिजिक्स चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया हुआ है। ओके, सो लेट्स ओम्स लॉ। आज का टॉपिक क्या आपका? ओम्स लॉ। ठीक है, ये जो नेम है ये साइंटिस्ट नेम है, ओम्स, जिन्होंने एक लॉ दिया था। ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम यहां पर डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। उसने क्या किया, एक सर्किट लिया उसने, उस सर्किट में उसने दो चीजें कनेक्ट करी। एक उसने कनेक्ट करा एमीटर। एमीटर का क्या यूज है? ये एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। सीरियस और नो? ठीक है, और इसको हम क्या इसमें कनेक्ट करते हैं? हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा डिवाइस है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू है, ये प्रैक्टिकल वर्क है। इसमें उसने लिया हमारा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किसको मेजर करता है? वोल्टेज को, या फिर किसको मेजर करता है? किसको बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसको किसमें कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। ठीक है, डिवाइस हम अपना यूज करेंगे यहां पर रियोस्टेट। रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें प्रोवाइड कराता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी। देखेंगे इसमें पता क्या होता है, हमारा रोड टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर बहुत सारी वायर लिपटी हुई होती है। ठीक है, तो जहां से करंट फ्लो करता है, अगर मैं एक जगह उसमें इनपुट होती है, दूसरी साइड में उसमें आउटपुट होती है, तो जहां से मैं इनपुट दूंगा तो दूसरी साइड से मेरे को आउटपुट मिलेगी। तो लेंथ जितना लंबा रहेगा आपका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा शो करेगा, तो उतनी कम करंट की सप्लाई उसके अंदर से होगी। ठीक है, तो रियोस्टेट हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें देता है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये मतलब रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट हम यहां पर यूज करेंगे वो हमारा क्या, लोड। लोड आपका रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस वाला टॉपिक हमारा इसी के अंदर से आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको भी रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के सिस्टम में आप समझो भाई, रेजिस्टेंस मेरे एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को एब्सॉर्ब करता है, व्हिच विल एब्सॉर्ब करंट ओनली, जो करंट की खपत करता है, करंट को खाता है। ठीक है, और जो मेरा पांचवा डिवाइस में यूज करूंगा, यहां पर एक की यूज करूंगा जो कंटीन्यूअस करंट को मेंटेन करेगी। ठीक है, और एक मेन जो हमारा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर है, वो हमारा कौन सा है? बैटरी। ठीक है, इन सब चीजों को मैं क्या करूंगा, एक सिस्टम में सबको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जब मैं कनेक्ट करूंगा तो वहां पर मैं देखूंगा कि मतलब मैं जब करंट की सप्लाई करूंगा और अपने रेजिस्टेंस को या करंट को मैं इस रियोस्टेट की हेल्प से कम या ज्यादा करूंगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं किसकी वैल्यू को देखूंगा? इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की। ठीक है, अब मैं इसको सिस्टमैटिकली जोड़ता हूं। कैसे जोड़े हम इसको? मान लेते हैं ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने एक बैटरी ले ली। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, इस साइड पर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया? रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बीच में आप की भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ये आपकी की है। वो मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, जिसको नहीं पता वो देख लेना, सर्किट के बारे में कि हमारा ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट सब मैंने डिस्कस किया था। तो ये हमारा क्या है? रियोस्टेट है। ये रियोस्टेट का सिंबल है हमारा ऐसा, रियोस्टेट का सिंबल हमारा ऐसे होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस का, और ये हमारा रियोस्टेट का सिंबल है। कहने का मतलब इस लाइन को मैं आगे पीछे करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो उसी के हिसाब से मेरा करंट का वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा।
अब देखो ये रियोस्टेट हो गया मेरा, ठीक है। अब इस साइड में मैं यहां पर मैं क्या कनेक्ट करूंगा, या तो मैं लोड को कनेक्ट कर दूं, मेरी चॉइस है, या फिर मैं किसको कनेक्ट कर दूं, रेजिस्टेंस को, रजिस्टर को, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इस साइड में किसको कनेक्ट करूंगा, एमीटर को, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए मैं इसको यहां पर एमीटर से कनेक्ट कर दूंगा। ये टर्मिनल मेरा एमीटर का पॉजिटिव रहेगा, ये टर्मिनल मेरा नेगेटिव रहेगा। इसी तरीके से मैं अब देखो ये मेरा करंट को मेजर करेगा, किसको मेजर करेगा, करंट को। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा वोल्टमीटर है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ये साइड इसकी पॉजिटिव से कनेक्ट होगी और ये साइड इसकी नेगेटिव से कनेक्ट होगी। क्लियर? तो जैसे मैंने क्या किया, तो मैंने सब चीजें जोड़ दी। यहां पर देखो रजिस्टर भी जोड़ दिया, जिसको हम लोड के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत करता है वो यहाँ पर रजिस्टर में इंक्लूड होगा। देखो मैंने रजिस्टर भी जोड़ दिया, वोल्टमीटर भी जोड़ दिया। इस साइड में मैंने यहाँ पर रियोस्टेट जोड़ दिया, जो कि मेरा क्या प्रोवाइड करेगा, मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने की यूज कर ली। यहाँ पर ये मेरी बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। ये मेरा ऐसा डिवाइस है जो एमीटर जो करंट को मेजर करेगा, ठीक है। और ये मेरा वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करेगा। तो मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिकली यहाँ पर एक कनेक्शन बना लिया सर्किट का, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर कनेक्शन बनाया तो अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पर सब चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैं अब चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जर्वेशन लिया था, क्या ऑब्जर्वेशन निकला था हमारा। जब ओम्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम क्या किया, जैसे उसने की को स्विच ऑन किया, जैसे उसने क्या किया, की को क्लोज किया, तो सिस्टम में करंट जाना शुरू हो गया। सिस्टम में क्या जाना शुरू हो गया, करंट। और इस रियोस्टेट की हेल्प से हमने रेजिस्टेंस को क्या कर लिया, कंट्रोल किया। किसको कंट्रोल किया, रेजिस्टेंस को। कम या ज्यादा करोगे तो उसी के हिसाब से आपका क्या कंट्रोल होगा, करंट कंट्रोल होगा। अगर रेजिस्टेंस मोर है, रेजिस्टेंस मोर, तो करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस। करंट क्या हो जाएगा, लेस। तो कहने का मतलब हमने इस रियोस्टेट की हेल्प से करंट को कंट्रोल किया, करंट को कम या ज्यादा किया, ठीक है। तो जैसे मैंने दोनों के हिसाब से करंट को यहां से मैं स्विच ऑन मतलब की को क्लोज किया, सिस्टम में करंट चलना शुरू हुआ। अब उस करंट को इस रियोस्टेट की हेल्प से मैंने कंट्रोल किया। तो जैसे मैंने इस करंट को कंट्रोल करना शुरू किया, कम किया, ज्यादा किया, उसी के हिसाब से मेरा V और I के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। क्या दोनों के अंदर क्या आने शुरू हो गए, कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मेरा मतलब रियोस्टेट के हिसाब से मैंने करंट को चेंज किया, तो मेरा करंट चेंज हुआ, उसी के हिसाब से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। उल्टा भी लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमारा मेन रिलेशन है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर कि जो हमारा जब हमने सिस्टम के अंदर रियोस्टेट की हेल्प से करंट की वैल्यू को कम ज्यादा किया, उसी के हिसाब से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी होने लग गया, ठीक है। करंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। प्रोपोर्शनलिटी को तो आप जान ही रहे हैं कि अगर मान लेते हैं x प्रोपोर्शनल टू y है, तो x इंक्रीज करेगा तो साथ में आपका y भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। x आपका डिक्रीज करेगा तो आपका साथ में क्या डिक्रीज करेगा, y भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मेरा एक नई टर्म आएगी, वो टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट टर्म। तो जो मैंने टर्म हटाई तो हमारी कांस्टेंट टर्म को मैंने किससे नोट किया, r से। तो यही हमारा क्या माना जाएगा, रेजिस्टेंस। ये r हमारा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस का मतलब ये r रहेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करवाओ, करंट वेरी करेगा, और आपका ये R आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो R कैसे निकलेगा हमारा, R इज इक्वल टू V अपॉन I मींस रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। से यस और नो। और एक बात याद रखना, कितना मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, कितना मर्जी करंट ले लो, लेकिन रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। तो यहां से हमारा बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और व्हेन यू विल रिमूव प्रोपोर्शनलिटी देन यू विल गेट रेजिस्टेंस, और दिस r इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट क्वांटिटी, और दिस रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ V अपॉन I। से यस और नो। अब हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, वी नो दैट R is equal to V upon I, right? This is the potential difference, this is the current. So we can say R inversely proportional to current. तो मैंने ये बात पहले बोली थी, अगर सिस्टम में करंट कैसा है, मोर, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेजिस्टेंस बता दो स्टूडेंट्स, बोलो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? लेस रहेगा, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि भी सेम है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं करंट को बढ़ाता चला जाऊं तो आपका रेजिस्टेंस कम होना शुरू होगा, करंट को कम करता चला जाऊं तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है कि वो रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब रेजिस्टेंस हमारा है क्या, तो रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, वैसे तो अगर मैं R की बात करूं, R is equal to V upon I, ठीक है, I current, R resistance, तो we can say if current is more, resistance will be less, if current is less, resistance will be more। क्लियर? अब एक बात सुनो स्टूडेंट, मान लेते हैं आपके पास कोई सर्किट है, उस सर्किट में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, अब सर्किट में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक तरीके की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब मान लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एक एग्जांपल कि मैं अगर सिल्वर की बात करूं, किसकी बात करूं? सिल्वर की, आयरन की बात करूं, नहीं क्रोम की बात करूं, ठीक है, इन सब के अंदर आपको पता होगा इसका कंडक्टिव बिहेवियर सबसे ज्यादा होता है, इसका कंडक्टिव बिहेवियर थोड़ा सा कम होता है और इसका सबसे कम होता है। कंडक्टिव बिहेवियर कम होने का मतलब क्या है? इसमें से करंट बहुत ज्यादा जा रहा है, इसमें से कम जा रहा है और इसमें से बहुत कम जा रहा है, तो मटेरियल तीनों के तीनों, तो क्या ऐसा रीजन आ गया भी इसमें से करंट की अमाउंट ज्यादा जा रही है, इसमें कम, इसके अंदर बहुत कम, तो इसका मतलब कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मटेरियल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है और हर एक मटेरियल की बिल्कुल अलग होती है। अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर का भी इसमें से करंट बहुत अच्छे से चलता है। अगर मैं यहां से नॉर्मली एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम में भी करंट बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, तो पहली बात तो इनके अंदर जो कंडक्टिंग बिहेवियर आता है वो किसकी वजह से आता है, वो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, पिछली वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया, उससे देख सकते हैं। ठीक है, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। ठीक है, अब सिल्वर के अंदर से ज्यादा करंट जा रहा है, आयरन में से कम जा रहा है, नाइट्रो में से और कम जा रहा है, क्या रीजन, ऐसा क्या है? उसके पीछे रीजन आपका नॉर्मली क्या है? ये रेजिस्टेंस, इसमें से करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें से करंट आपका बहुत बढ़िया जा रहा है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। क्या है? रेजिस्टेंस बहुत कम। अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन में करंट थोड़ा कम जाता है, करंट कम जाने का मतलब क्या है? उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट नाइट्रोन, तो इन द केस ऑफ नाइट्रोन, तो व्हाट विल यू सी? निक्रोम, व्हाट विल यू सी? इन दिस केस करंट अमाउंट of means we can say flow of electron very less, on that time we can say resistance of it is high, understood or not? अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसमें से करंट कम जाएगा। ठीक है, कॉपर है, कॉपर आपका एक इंटरमीडिएट स्टेप वाला मटेरियल है, इसमें से करंट और रेजिस्टेंस में करंट अच्छे से फ्लो करता है, तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस इसका भी कम है। एल्यूमिनियम का थोड़ा इससे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसमें थोड़ा कंडक्टिंग बिहेवियर कम हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां से कांसेप्ट आता है कि ये रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करें, रेजिस्टेंस है क्या। तो सिंपल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक आपकी छोटी सी बात हम यहां पर बोलते हैं, रेजिस्टेंस होती है आपकी बैरियर। क्या होती है? बैरियर मींस अपोजिशन, एक आपकी अपोजिशन होती है, अपोजिशन में से रुकावट होती है। ठीक है, तो जब वो रुकावट होगी तो कहने का मतलब किसकी रुकावट? वायर में से आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, भी किसी में से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा और जल्दी चलते हैं, किसी में से बहुत कम इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो कहने का मतलब इसके अंदर ही मटेरियल की वजह से एक अपोजिशन आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसके अंदर अपोजिशन आ रहा है, इट कम्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस। तो वी कैन से रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल इन द वे ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा अपोजिशन क्रिएशन करना जो इलेक्ट्रॉन के वे में आए, रास्ते में आए, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर दे? कम कर दे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया तो करंट क्या होता है? करंट होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
राइट। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ही अपोजिशन आ गया तो इसका मतलब करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब करंट आपका डिक्रीज होगा तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो करंट भी आपका डिक्रीज करेगा, और करंट डिक्रीज करेगा तो उस मटेरियल का सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहेगा। तो यहां पे हम ये रिलेशन फॉलो करते हैं कि जो आपका करंट है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट कम रहेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं लिस्ट बनाऊं, सिल्वर की बात करूं, अगर मैं कॉपर की बात करूं, एल्यूमिनियम की, आयरन की, निक्रोम की, कॉन्स्टेंटन की, ठीक है ना, तो इन सभी के केसेस में जो सिल्वर है इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होने की वजह से इसमें से करंट आपका बहुत ज्यादा फ्लो करता है। ठीक है, और इसकी वायर हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका ठीक है, इसका रेट मतलब कॉस्ट इसकी सही है, तो जिस वजह से हम इसका बहुत जहां पे करंट की अमाउंट अच्छी चाहिए होती है तो वहां पर कॉपर का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट ले हम कि जो कॉपर है आपका, कॉपर के केस में छोटी सी बात याद रखते हैं कि इसमें से करंट बहुत बढ़िया अच्छा फ्लो करता है, जिस वजह से इसको बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस आपका कम होता है। एल्यूमिनियम में थोड़ा करंट कम फ्लो करता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है तो इसमें करंट आपका बहुत कम फ्लो करेगा, जिस वजह से हम वायर इसकी नहीं बनाएंगे। ठीक है, और जब हम नाइक्रोम की बात करते हैं तो नाइक्रोम में तो करंट बहुत ही कम चलता है, जिस वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट में भी सेम प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिस वजह से इसके अंदर से करंट का फ्लो कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस के केस में क्या रोल है हमारा, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि लेंथ है, ये चीजें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एरिया हो गया, एरिया, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल हो गया, ठीक है, और एक सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, टेम्परेचर हो गया। ठीक है ना, रेजिस्टेंस से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, मतलब इसमें ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका, आपका टेम्परेचर का है। ये मैं चीजें आपको बाद में बताऊंगा जहां पर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को सबसे मेन पॉइंट लेंथ अफेक्ट करता है, एरिया अफेक्ट करता है, नेचर उसका कैसा नेचर है मटेरियल का, आयरन का नेचर अलग है, कॉपर का नेचर अलग है, और आपके पास दूसरे मटेरियल है जैसे कि आपकी ये सिल्वर है, सिल्वर का जो नेचर है वो बहुत अलग है, और टेम्परेचर भी इसमें बहुत बेसिक रोल प्ले करता है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है जी, देखो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलते हैं, मे बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर जो चीज बहुत तेजी से चल रही है, अगर आप क्या करो, बैरियर क्रिएट करो उसके रास्ते में, तो वो क्या करेगी, सीधी बिल्कुल उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, और जहां पे कोलिजन होगा तो वहां पे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मैं किसी को स्लैप मारूं तो उसके उस फेस के उस पार्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लाल भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम, वहां पर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू होगी, और टेम्परेचर की इंक्रीज होगी वैल्यू तो इससे चीजें आपकी बर्न होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास हीटर एलिमेंट है, हीटर एलिमेंट किसका बनता है, नाइक्रोम का या फिर कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, तो इसमें आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी और कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इससे क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलिजन से आपका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके इसमें क्या चीज बोलेंगे कि ये बिल्कुल एक फायर की तरह जलना शुरू हो जाता है। आपने हीटर एलिमेंट देखा ही है। ठीक है, अब बिल्कुल उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अब एक और छोटी सी चीज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो नाइक्रोम है क्या, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। भाई आपका जो रेजिस्टेंस पॉइंट एलॉय के लिए क्या है, कंडक्टर के लिए क्या है, इंसुलेटर के लिए क्या है, रजिस्टर होते हैं जो अलग ही तरीके के बनाए जाते हैं, वो हम किसी भी मटेरियल में यूज करते हैं, जैसे आपकी आईसीज होगी, मोबाइल फोन की आईसी हो गई, लैपटॉप के अंदर उनकी प्लेट्स भी यूज होता है, मदरबोर्ड में, तो बहुत जगह हम इसका यूज करते हैं रजिस्टर का। तो उसमें क्या रोल है उन चीजों का।
ठीक है, क्या मतलब, आप देखो नाइक्रोम हम यूज कर रहे हैं, नाइक्रोम से हम ज्यादातर हीटिंग एलिमेंट ही क्यों बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, निकिल एंड chromium. Say yes or no. So by the combination of nickel and chromium, we can form here nichrome. ठीक है, देखो एक तो मैंने कॉम्बिनेशन करके उनको एक एलॉय बना दिया। अब एलॉय के अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत कम हो रहा है, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया, ऊपर से मैंने हीटर एलिमेंट की वायर को ऐसे तोड़ दिया, ऐसी होती है ना हीटर एलिमेंट की वायर, हीटर एलिमेंट ऐसे होता है ना, मोड़ दिया, तो इसका मतलब वो मोड़ने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैसी होगी, और ज्यादा स्लो होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन उतने ही स्लो चलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन स्लो करेंगे तो इसका मतलब आपका क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, फायर, मतलब हीटर एलिमेंट ऐसे होना शुरू हो जाएगा जैसे वो जल रहा है, बर्निंग पॉइंट आ जाएगा उसमें, बर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब टोटल कंप्लीट सिस्टम डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया है तो चीजें आपकी जलनी शुरू हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपका कॉपर है, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से और अच्छे से चले जाते हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, इसका टेम्परेचर होगा ही नहीं, ये तार गर्म होगी नहीं। अगर आप वायर आयरन से बनाते, लोहे से आप तार बनाते, तो लोहे से तार जैसे बनाओगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो हो जाएगा और कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जिस वजह से आपका क्या होगा, उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जिन मटेरियल का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब जिन टेम्परेचर का मटेरियल मतलब रेजिस्टेंस, जिन मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होता रहेगा कंटीन्यूअस मैनर में, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आगे जो अगली वीडियो आएगी जिन पे ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो मैं सब चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से। बड़ी अच्छी चीज है ये चीज, तो आपने देखी थी, जानी थी कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम है करंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब एक फैक्टर्स देखते हैं, हमें पता है यहां पर जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जो चीज वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट को शो करेगी, तो कहने का मतलब वो चीज आपकी ओम्स लॉ को क्या करेगी, फॉलो करेगी, वो चीज आपकी ओम्स लॉ को फॉलो करेगी। और जो चीजें जिन चीजों के अंदर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। अब एक बात सुनिए, इसको हम डिवाइड करते हैं दो चीजों में, एक आपका ओहमिक होता है, दूसरा आपका क्या होता है, नॉन ओहमिक। जो चीजें ओहमिक होती है वो क्या चीज फॉलो करती है, ओम्स लॉ को फॉलो करती है, और ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। और जो चीजें आपकी क्या होती है, नॉन ओहमिक होगी, तो वो क्या करेंगी, जो ओम्स लॉ है उसको फॉलो ही नहीं करेंगी, तो फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वाला रूल आपका खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, voltage directly proportional to current, remove proportionality, we will get Ri, so we can say this R is the ratio of potential difference and current, clear। अगर मैं यहाँ एक टेबल बनाने की कोशिश करूँ वोल्टेज और करंट के बीच में, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज व्हाट, करंट, तो मान लेते हैं शुरुआत के टाइम में अगर मैं बात करूँ, एक बात याद करो, एक बात और सुनो, जो करंट है ना, करंट की वैल्यू लेस होती है और पोटेंशियल की ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर आपका जो आपका पोटेंशियल है ना, ये आपका प्रोडक्ट है दो चीजों का, रेजिस्टेंस और करंट का, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो V की वैल्यू है ना वो करंट से थोड़ी सी ज्यादा होती है इस रेजिस्टेंस के पॉइंट की वजह से, और ये R आपका कांस्टेंट है, ये आपका मटेरियल में खुद से होता है, इसको आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये मटेरियल जैसे आयरन है, आयरन में रेजिस्टेंस अलग प्रॉपर्टी रखता है, अगर मैं उसकी बात करूं कॉपर है, कॉपर में अलग है, कॉपर में यहां कम रहेगा, लेकिन जो आपका नॉर्मली हम अगर आप देखें जो ये था आपका इधर इसकी कॉपर अगर आयरन की बात करें तो आयरन में आज ज्यादा रहेगा, उसमें करंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो V है V इज इक्वल टू R डिवाइड बाय I रहेगा। जो V है ये प्रोडक्ट आपका R का और I का,
ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी सी वेरिएशन में थोड़ी सी मतलब हम कह सकते हैं मोर होती है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैनेज होता है आर आई की वजह से, ठीक है। आर ज्यादा रहेगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट ज्यादा रहेगा तो आर कम हो जाएगा, तो कहने का मतलब वो उसी हिसाब से वेरी करेगा, एक तरीके से इसकी वैल्यू फिक्स मतलब सेम रहती है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं किसी सिस्टम में V इक्वल टू कितना, अगर मैं देखो अगर छोटी सी बात करें, अगर किसी सिस्टम में रेजिस्टेंस आपका 2 है और करंट 5 है तो हमें कितना मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ठीक है ना, ये 10 वोल्ट मिलेगा। दूसरा अगर मैं देखो अगर मैं इसको 5 कर लूं, रेजिस्टेंस को 5 कर दिया तो करंट मेरा कम हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये मेरा कितना मिलेगा 10 वोल्ट से यस और नो, तो V आपका दोनों केसेस में सेम रहेगा। लेकिन मैं अगर कंपैरिजन में देखूं यहां पर करंट 5 है और पोटेंशियल कितना आपका 10, तो आपको दिख ही रहा है कि आपका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा करंट से रेजिस्टेंस के फैक्टर की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखो यहां पर करंट 2 है लेकिन पोटेंशियल कितना आपका 10, फिर भी आपने देखा होगा कि दोनों केसेस में करंट का अमाउंट हमारा कम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ग्रेटर होता है करंट से, ठीक है। तो हम ये पॉइंट आपका यहां पर क्लियर कर दिया मैंने। अब दूसरी चीज देखते हैं, तो अगर मैं टेबल बनाने की कोशिश करूं, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 है जब करंट आपका 1 था, ठीक है। अगर पोटेंशियल आपका 4 है जब करंट आपका 2 हो गया, अगर ये आपका 6 है जब ये आपका करंट 3 था 3 एंपियर, ये हम इसको हम वोल्ट में मेजर करेंगे, इसको हम किसे मेजर करेंगे एंपियर में। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, देखो 1 से 2 2 से 3 इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें V की वैल्यू भी साथ साथ में इंक्रीज होती हुई मिल रही है। जैसे कि हमारा 2 था, फिर हमारा 4 हो गया, फिर हमारा क्या होगा 6 हो गया। अब हम देखें क्या R हमारा कांस्टेंट मतलब सेम है हर एक केस में, तो देख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू व्हाट V अपॉन I। अब देखो फर्स्ट केस में V कितना आपका 2 अपॉन 1 विल गेट हाउ मच 2 ओम, वो मैं बताऊंगा अभी ये ओम कहां से आया, ठीक है। अब यहां पर देखो R इज इक्वल टू V अपॉन I, वी कैन से 4/2 विल गेट 2 ओम, और R इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से दैट इज व्हाट 6/3 अगेन विल गेट 2 ओम। तो इन ईच केस हमें यहां पर भी 2 ओम मिला 2 ओम मिला 2 ओम, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस जो आपका है वो कैसा है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये हमारा हमेशा फिक्स मतलब सेम रहता है सिस्टम में, ठीक है। वोल्टेज वेरी कर रही है, करंट वेरी कर रहा है, वोल्टेज वेरी कर रही है करंट लेकिन प्रोपोर्शनलिटी में वेरी कर रही है, ठीक है। अगर आपका R हमेशा सेम रहे, R हमेशा सेम रहे तो उस टाइम पे वो आपका ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, तो हम उसको बोलेंगे ओहमिक सिस्टम, ओहमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कब होगा, जब आपका हमेशा दोनों का रेशो आपको सेम मिलेगा, जब दोनों का रेशो आपको क्या मिलेगा बिल्कुल हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे R इक्वल टू V अपॉन I, तो यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट अगर सेम है हर एक केस में, तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ओके। अब यहाँ से हमारा बिल्कुल क्लियर आपको एक पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर मिल गया है कि वोल्टेज जब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है तो आपका हमेशा वो ओहमिक रहेगा और आपका वो एक ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं दोनों में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में बनाऊं, देखो मैं ग्राफ यहां पर बनाने जा रहा हूं, देखो इस साइड में आपकी चॉइस है, इस साइड में मैं V ले रहा हूं, इस साइड में मैं क्या ले रहा हूं करंट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका, ये आपका 1 है 2 3 4 5 6, तो ये देखो 1 2 3 4। एक बात याद रखना, जब दो चीजें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। अगर आपका x प्रोपोर्शनल टू y है तो आपको ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधा ग्राफ। ये पॉइंट हमेशा माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब हमारा ये 2 था तो ये हमारा 1 था, ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है। अब ये जब ये पॉइंट हमारा कितना था, पोटेंशियल का 4 था और ये हमें 2 मिला, और ये हमारा पॉइंट कितना था 3 था, तो हमें ये पॉइंट में 6 मिला। तो आपको दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल सीधा ग्राफ मिलेगा, से यस और नो, क्लियर। तो जब हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इट फॉलो ओम्स लॉ। और ये जो लाइन आई आपकी, ये लाइन आपकी I और V की वजह से आई, तो इसको रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। कौन सी लाइन बोलेंगे, रेजिस्टेंस लाइन,
ओके, क्योंकि जब आप स्लोप फाइंड आउट करोगे इससे तो उस टाइम पे आप फाइंड आउट करोगे क्योंकि जो स्लोप ऑफ आई और वी गिव्स अस रेजिस्टेंस। स्लोप में अगली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। मतलब एक बात याद रखना कि देखो जब वोल्टेज V और I के बीच में ग्राफ बनाओगे तो उस टाइम पे जो आपको लाइन मिल रही है ये लाइन आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और ये बताते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और एक बात याद रखना कि जो इनका जो ये लाइन है, ये लाइन का इन दोनों का रिजल्ट है स्लोप है, वो आपका हमें R देगा, R मतलब रेजिस्टेंस देगा। वो तो आप भी जान रहे हो ना, V और I का जो रेशियो हमें वो R ही देगा। ओके, तो ये बिल्कुल एक बेसिक चीज है, छोटी सी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अब थोड़ा रेजिस्टेंस के लिए हम बात कर लें, नॉन ओमिक का रेजिस्टेंस के बाद डिस्कस करेंगे। देख लेना मेरे बच्चों ध्यान से। थोड़ा रेजिस्टेंस का डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, V अपॉन I। इसको किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, और इसको किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर हमारा होता है ओम। ये जो सिंबल होता है ये हमारा OHM ओम्स का होता है, ओम का, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट है वो आपकी ओम होती है, ओम। क्लियर। तो रेजिस्टेंस की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, ओम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओम तो होती है, इसको मतलब नॉर्मली ओम के मतलब OHM बोलते हैं इसको। जैसे कि हमारा मास किसमें मेजर होता है, किलोग्राम में, तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, ओम में। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास जैसे 2 ओम हो गया, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, से नो, तो इस तरीके से आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो आपका नॉर्मली इंफॉर्मेशन में होता है। अब अगर इसकी बिगर यूनिट भी होती है, जैसे कि आपका किलो ओम है, मेगा ओम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किलो ओम का मतलब क्या है, 10⁻³ ओम, मेगा का मतलब क्या है, 10⁻6 ओम, तो बहुत गीगा ओम। तो आप हाई अमाउंट में भी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। छोटे अमाउंट में भी आपका ओम रहेगा, बड़े अमाउंट में भी आपका बड़ी-बड़ी यूनिट्स में इसको डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या शो करें यहां पर, तो ये जो हमारा ओम है ये आपका इस सिंबल से डिनोट करेंगे और ये आपका नॉर्मली ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब एक बात सुनो स्टूडेंट, मान लेते हैं एक वायर है, ये एक वायर है आप लोगों के पास। अब इस वायर से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कंटीन्यूअस, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहां पर V भी मेजर कर लिया, करंट भी मेजर कर लिया। जब तक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहेगा तब तक हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा और वो कर्व आपकी कैसी रहेगी, ओमिक। कैसी रहेगी वो लाइन आपकी, ओमिक लाइन। इस लाइन का नाम ओमिक बोल सकते हैं, ओमिक, ओमिक कर्व या ओमिक लाइन, स्ट्रेट लाइन, आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। मतलब जब तक देखो, जब तक सिस्टम में करंट जा रहा है, जब तक सिस्टम में करंट जा रहा है तो करंट जाने से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो दोनों में अगर जब तक जितना करंट बढ़ा रहे हो उतना ही आपका क्या करेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब तक आपको एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एक बात सुनिए स्टूडेंट, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके इस वायर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इस वायर से क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आपके कंटीन्यूअस मैनर में फ्लो कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में विद द वॉल ऑफ कंटेनर या फिर मतलब वायर और आपस में कोलिजन की वजह से एक सिस्टम मतलब एक फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, फ्रिक्शन। और आपको पता है जब दो चीजों के अंदर फ्रिक्शन आता है तो फ्रिक्शन आने से क्या होगा, फ्रिक्शन आने से क्या होगा, सिस्टम का आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, देखो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन आने से क्या चीज इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सिस्टम में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या चीज इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो क्या चीज डिक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करेगा। अब करंट डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, मतलब पोटेंशियल तो आप तो उसी पॉइंट से बढ़ाते जा रहे हो, पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है, लेकिन
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मैनर में होने की वजह से सिस्टम के अंदर आपका थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस का जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू होता है। अगर रेजिस्टेंस का अमाउंट बढ़ेगा तो उस वजह से आपका करंट कम होना शुरू हो जाएगा, और जब करंट कम होना शुरू हो जाएगा तो वोल्टेज उसी रेट से बढ़ रहा है, फिर करंट आपका उस रेट से नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि वोल्टेज आपका करंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि इस टाइम पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आता है, और रेजिस्टेंस से आपका किस पे इफेक्ट आएगा, करंट पे। तो आप जब वोल्टेज इंक्रीज करोगे उस रेट से आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा। जब आपका करंट उस रेट से इंक्रीज नहीं होगा तो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल बिल्कुल नहीं रहेंगे, और जब दो चीजें आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होती तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बन सकता, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो तब आपको कैसे ग्राफ मिलेगा, शुरू में जब जैसे जैसे आपने सिस्टम के अंदर करंट दिया, वोल्टेज दी, करंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो उस हिसाब से आपका करंट होना शुरू हो गया, करंट सिस्टम में मतलब जाना शुरू हो गया। तो करंट जैसे सिस्टम में जाना शुरू होगा तो वो शुरू में फॉलो करेगा वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, लेकिन जैसे एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर सिस्टम में बढ़ना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आएगा तो करंट पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर करंट पे इफेक्ट आना शुरू हुआ तो उस रेट से आपका करंट में इंक्रीज नहीं होगा, तो करंट की रेट बढ़ने की क्या हो जाएगी, स्लो। करंट की रेट आपकी बढ़ने क्या हो जाएगी, स्लो। तो आपने देख लिया यहां तक आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जहां पर आपकी ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन सिस्टम खत्म हो जाए तो हम कह देंगे कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं है। तो इस कर्व को यहां से यहां तक की कर्व को किस नाम से जानेंगे हम, नॉन ओहमिक कर्व। सही है सर, जहां पर प्रोपोर्शनलिटी खत्म होते ही कर्व आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। स्ट्रेट लाइन ना होने की वजह से आपका सिस्टम आपका नॉन ओहमिक हो जाएगा, और इसमें कंप्लीट रोल किसकी वजह से होता है, आपका टेम्परेचर की वजह से अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये मैंने इंटरनल सिस्टम की बात करी। एक्सटर्नल जो टेम्परेचर आपका वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे रूम टेम्परेचर पे, एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात अलग है, वो मैं बाद में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन यहाँ पे छोटी चीज आपको माइंड में सेट करनी है कि आपने टेम्परेचर एक्सटर्नल है वो आपने सेम रखा, फिक्स रखा, कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो मेरा यहां से क्लियर हो गया कि हमारी नॉन ओमिक क्या होती है और ओमिक क्या होती है। ओमिक वो होती है जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करती है, नॉन ओमिक वो होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, जिनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना हो। ठीक है, और टेम्परेचर की इंटरनल टेम्परेचर की वजह से ये इफेक्ट आता है। अब यहां से हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया ओमिक और नॉन ओमिक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे शुरू करेंगे तो पहले न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आपका इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, फैक्टर्स ऑफ फैक्टरिंग, वो डिस्कस करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चे, ऑल द बेस्ट।